Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम चैप्टर 1 करेंगे CRPC 1898 का। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि CRPC पे वीडियोस बनाएं। अब CRPC के 565 सेक्शंस हैं, 46 इसके चैप्टर्स हैं, उसके अलावा इसके 5 जो है वो स्केजुअल्स हैं। सो ये सब्जेक्ट सबसे लेंथी सब्जेक्ट है। अब जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उनकी वीडियोस बनाऊंगा। सो अगर CRPC की बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसका पढ़ा जाना क्यों ज़रूरी है। देखें, हमारे दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक ऑफेंस कमिट हुआ, विच एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, वो ऑफेंस है। ऑफेंस किसी ने कमिट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की तरफ से। अब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं इनमें नहीं जाता हूँ। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमें CRPC पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में होना चाहिए। ऑफेंस कमिट हुआ, रिपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। अब पुलिस उसमें अरेस्ट भी कर सकती है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेल्स अप्लाई की जाती हैं, रिमांड उसका लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चालान 173 की रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है कोर्ट में पुलिस की तरफ से। जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो कुछ भी उसमें एविडेंस कलेक्ट की गई है, वो उस रिपोर्ट का पार्ट होता है और वो कोर्ट में सबमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद पहले FIR हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान सबमिट हुआ कोर्ट में। चालान सबमिट होने के बाद फर्दर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस आता है कि कोर्ट उस एक्यूज से पूछती है कि आपके अगेंस्ट ये कुछ मटेरियल आ गया है, ये आप पे एलिगेशन है, क्या आप इसको एडमिट करते हो या डिनाई करते हो। अगर वो एडमिट करता है तो उसको वहीं पे सज़ा हो जाती है, बट अगर वो डिनाई करता है तो वहाँ से उसका फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। अब यहाँ से ट्रायल में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लेके आती है, एक्यूज़ उस पे एक क्रॉस एग्जामिन करता है, फिर जितने भी विटनेसेस होते हैं वो इसी तरह एग्जामिन किए जाते हैं, वो कोर्ट में आके अपनी एविडेंस देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आर्गूमेंट्स होते हैं उस केस पे। पहले प्रोसिक्यूशन करती है, फिर डिफेंस साइड अपने आर्गूमेंट्स करती है, उसके बाद कोर्ट उसकी जजमेंट देती है, उस पर फैसला सुनाती है, या तो उसको क्विट करती है या फिर उसको सज़ा देती है। इसके बाद फिर अपील्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ये जितने भी स्टेप्स हमने किए हैं अभी तक, FIR, इन्वेस्टिगेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल हमेशा एविडेंस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है, एविडेंस आती है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर फैसला आता है, उसके बाद अपील्स वगैरह होती हैं। ये स्ट्रक्चर, ये जितने भी प्रोसेस है, ये सारे अकॉर्डिंग टू CRPC 1898 किए जाते हैं। हर एक के लिए, हर एक स्टेप के लिए बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैसे करनी है, किसी को अरेस्ट करना है तो कैसे करना है, चार्ज कैसे फ्रेम किया जाना है, FIR कैसे रजिस्टर की जानी है, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होनी है, अपील्स कहाँ पे फाइल की जानी है, ये सब कुछ CRPC में ही बताया गया है। इसीलिए ये इतना लेंथी सब्जेक्ट भी है। हम जब भी हमने CRPC को पढ़ना है तो ये स्टेप्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम CRPC को पढ़ ले हैं। इन स्टेप्स को, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस CRPC को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं जी, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम कि जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर होता है उसको छोड़ देते हैं, हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करते हैं। हमें प्रिलिमिनरी चैप्टर, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह बताई जाती हैं कि वही टर्म्स बाद में बार बार उस सब्जेक्ट में यूज़ होनी होती हैं। अगर हम उन टर्म्स को, उन डेफिनेशंस को नहीं पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पहले को स्किप कर देते हैं, तो हमें आगे पूरे सब्जेक्ट की हम जितना मर्ज़ी पढ़ते रहे हमें समझ ही नहीं आनी। जब बेसिक ही हमने नहीं सीखे तो फिर आगे जितना मर्ज़ी उस सब्जेक्ट को पढ़ लो समझ नहीं आती। इसलिए चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें ख़ास तौर पे डेफिनेशंस पहले चैप्टर में ही दी जाती हैं मोस्टली सब्जेक्ट्स में, इनको हमें पढ़ना चाहिए। सो प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट,
कि ये जो CRPC 1898 की है ये कब से, ये सब्जेक्ट 22 मार्च 1898 को प्रमलगेट हुआ था। उसके बाद दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसका नाम इस सब्जेक्ट का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। 22 मार्च 1898 को ये प्रमलगेट हुआ था और इन्फोर्स कब से हुआ था, 1 जुलाई 1898 से। सब सेक्शन 2 एक्सटेंट कि ये जो CRPC 1898 की है ये कहाँ कहाँ तक इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होती है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। पहली बात, ये पूरे पाकिस्तान पे इस कोड का एप्लीकेशन होता है। कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में भी अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई होगा तो वो इस CRPC के अंडर ही होगा। ये मेजर सब्जेक्ट है हमारा क्रिमिनल लॉ का। बट लेकिन आगे एक एक्सेप्शन है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताई गई तो नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स और एनी special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। पहली बात तो ये की गई कि पूरे पाकिस्तान में ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा, बट उस वक़्त जब ये 1898 में ये इन्फोर्स हुआ था कोड, उस वक़्त यहाँ पे कहा गया कि जितने भी स्पेशल लॉज थे, जितने भी लोकल लॉज थे जो कि कोई स्पेशल प्रोसीजर बता रहे थे, अगर तो कोड ने में कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि वो अप्लाई नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर कोड अप्लाई होगी। बट अगर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं बताई गई इस कोड में तो वो स्पेशल लॉज, वो लोकल लॉज जो उस वक़्त मुल्क में इन्फोर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ही जो प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाएगा। ये था सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 अब इसमें सिंपली ये कहा गया कि इससे पहले जितने भी एक्ट थे, जितने भी 1861 का, 1872 का, 1882 का, वो सारे रिपील हो गए हैं। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सब सेक्शन 2 जो है 3 का, उसमें सिंपली ये बताया गया इन एवरी इनेक्टमेंट पास्ट बिफोर दिस कोड कम्स इनटू फोर्स, जब से ये कोड बनाई गई है उससे पहले जो भी थे कोड्स, उनमें एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे थे ऑफिसर एक्सरसाइजिंग और हैविंग द पावर और द फुल पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब इनको रिप्लेस किया गया इन वर्ड्स में। इस कोड में क्या वर्ड्स यूज़ होंगे, कौन सी टर्म्स आएंगी, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। इससे पिछले वाले जितने भी थे 1861 का, 1872 का, उनमें और वर्ड यूज़ किए जा रहे थे। इस कोड में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास वर्ड यूज़ होंगे। प्लस एक और एक्सप्रेशन जो जॉइंट सेशन शैल मीन एडिशनल सेशन जज, इससे पहले वालों में जॉइंट सेशन का वर्ड यूज़ होता था, जॉइंट सेशन जज का, लेकिन यहाँ पे एडिशनल सेशन जज होगा वर्ड यूज़, उसके इक्विवेलेंट है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज़ डेफिनेशन, सेक्शन 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। In this code, the following words and expressions having the following meanings unless a different intention appears from this subject or context। इन्होंने कहा कि ये इनके मीनिंग जो है फॉलोइंग टर्म्स के नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 एडवोकेट जनरल। अब ये एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन जो कि यहाँ पे सेक्शन 4 में तो डेफिनेशन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे एडवोकेट जनरल को डिफ़ाइन नहीं किया गया। यहाँ पे बताया गया कि एडवोकेट जनरल में इंक्लूड क्या होता है। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज़ नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट, सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। अब ये एडवोकेट जनरल होते क्या है, इसको किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट को, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उसके ऑफिस में एडवोकेट जनरल ऑन द टॉप होता है। किसी भी प्रोविंस में, मसलन पंजाब में अपना एडवोकेट जनरल होगा, सिंध में अपना होगा, वो उन्होंने कोर्ट्स में
उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे टॉप पे इसमें एडवोकेट जनरल होता है, उसके बाद आ जाते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, उसके बाद नीचे आ जाते हैं फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स। अब ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये हमेशा सियासी बुनियादों पे की जाती हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने एडवोकेट जनरल को लाती है, अपने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट करती है, अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट करती है। इनका काम मैंने यही बताया कि कोर्ट्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को के बहाव पे अपीयर होना है, उनको रिप्रेजेंट करना होता है। Next definition is bailable offences, non-bailable offences. Bailable offences means an offence shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offences means any other offence. देखें, जो मैंने पहले ही बताया कि इस CRPC के साथ 5 स्केड्यूल जो है अनेक्स है इसके एंड पे, उसमें स्केड्यूल 2 जो है वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जब कोई FIR आती है समटाइम्स उसमें जो ऑफेंसेस लगे होते हैं हमें पता नहीं होता ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, इसकी सज़ा कितनी है, ये कंपाउंडेबल है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका ट्रायल कहाँ पे होगा। ये सारी बातें स्केड्यूल 2 में बताई गई हैं। वहाँ से हमें पता लगता है, वहाँ पे PPC के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं। उनके आगे बताया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसका ट्रायल कहाँ पे होना है, इसकी सज़ा कितनी है, ये कंपाउंडेबल है, ये नॉन कंपाउंडेबल है। यहाँ पे जो डेफिनेशंस में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की दी है, उन्होंने कहा कि जो स्केड्यूल 2 में ऑफेंसेस हैं उनके एंड पे बता दिया गया, वहाँ से देख लो क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर वहाँ पे बेलेबल लिखा है तो वो बेलेबल ऑफेंस होगा, अगर नहीं लिखा तो वो दूसरा होगा। प्लस यहाँ पे ये एक बात और भी मेंशन की है कि फॉर द टाइम कोई स्पेशल लॉ है, अगर उसमें कोई ऑफेंस बेलेबल है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। एक तो PPC के ऑफेंसेस है जो कि स्केड्यूल 2 में है, बट अगर कोई स्पेशल लॉ है उसमें जो ऑफेंसेस बताए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मैंने पहले ही बताया कि अब जो एक FIR होती है उसमें डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं। भी किसी ने एक FIR में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी ने डकैती की, वहाँ पे मर्डर भी कर दिया तो दोनों उसके ऑफेंसेस आ गए। फिर साथ उसने वो 148, 149 डिफरेंट, एक FIR में एक से ज़्यादा भी ऑफेंसेस लग सकते हैं। सो हर ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जाता है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1, यानी एक से ज़्यादा भी। चार्ज का मतलब ये है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, उसने अगर एक है तो ऑब्वियसली उसके लिए वो चार्ज होगा, अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं तो उसके लिए भी वो, उन सब के लिए चार्ज होगा। हर हेड, हर ऑफेंस का हेड जो है वो चार्ज एक सेपरेट होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल केस। नेक्स्ट डेफिनेशन ये क्या होते हैं। Cognizable offense means an offense for, and cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant। अब यहाँ पे cognizable offense को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मैंने पहले ही कहा कि सेकंड स्केड्यूल में बताया होता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अगर तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस केस की, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। जितने भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। इनमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होती मैजिस्ट्रेट से, इसलिए ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कंप्लेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ओरली or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but it does not include the report of a police officer। अब ये कंप्लेंट होती क्या है, इस्तगासा। ये इसमें ये बताया गया कि ओरली भी आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं या फिर इन राइटिंग भी दे सकते हैं। मोस्टली इन राइटिंग ही होती है कि आप, अगर एक तो FIR केस होता है, एक कंप्लेंट केस होता है। कंप्लेंट केस में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करनी पड़ती है। उसका फिर अगला प्रोसीजर है वो सेक्शन 200
से आगे उसके बताया गया है 200 से 203 तक। सो कोई भी पर्सन, ज़रूरी नहीं कि अगर उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था या फिर पुलिस के साथ वो पुलिस जो है वो एडवर्स पार्टी मुलज़म पार्टी के साथ मिल गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं कर रही, इन सारी सिचुएशंस में जो कंप्लेनेंट होता है, जो मुस्तगीस होता है, मुदई होता है केस का, उसके पास एक और ऑप्शन भी होती है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर दे अंडर सेक्शन 200 कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट? क्या हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। प्रोविंस में जो हाई कोर्ट्स होती है हर प्रोविंस की, पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, केपीके में पेशावर हाई कोर्ट है, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, और सिंध में सिंध हाई कोर्ट है। हर प्रोविंस की अपनी हाई कोर्ट होती है। उसमें जब वो यहाँ पे सिंपली लिखा गया है कि हाई कोर्ट का मतलब है कि वो अपील और रिवीजन जो है क्रिमिनल केस में वो सुनेंगी। नेक्स्ट, इंक्वायरी। Inquiry includes every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। देखें, पहली बात तो हमें क्लियर कट यहाँ पे करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस होता है। इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट करवा सकता है और या कोर्ट करवा सकती है। ऑन दी अदर हैंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमेशा पुलिस ने करनी होती है अकॉर्डिंग टू CRPC। अब यहाँ पे सेकंड बात जो है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस, सोल पर्पस ये होता है कि उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखना होता है। बट इंक्वायरी जो होती है वो जो कोर्ट करवा रही है या कोई मैजिस्ट्रेट करवा रही है वो किसी सर्टन फैक्ट से रिलेटेड करवा सकती है कि क्या ये जो फैक्ट मेरे सामने आया है ये सच्चा है या झूठा है। सिर्फ ये डिटरमिन करवाने के लिए कि ये एक फैक्ट सच्चा है या झूठा है, कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास होती है ये पावर कि वो इसकी इंक्वायरी करवा ले। अब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इंक्वायरी पुलिस से ही करवानी है, वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट करके इंक्वायर करवा सकती है किसी भी मैटर को। सो ये इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया कि जो एक इंक्वायरी जो होती है वो उसमें क्लियर कट लिखा था कि वो ट्रायल नहीं है। इंक्वायरी जो करवाई जाती है वो ट्रायल नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में क्लियर कट बताया गया कि ये पुलिस कर सकती है या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने इस बारे में ऑथराइज़ किया हो वो कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी इस कोड में ही बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो सकता है। किसी को अरेस्ट करना है, जो वहाँ से कुछ मटेरियल कलेक्ट करने हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मर्डर का केस है तो वो मिट्टी कलेक्ट करनी है, कोई बाइक कलेक्ट करनी है, कोई खून आलूद जो अगर किसी के क्लोज हैं तो वो कलेक्ट करने हैं, जो कुछ भी कलेक्ट करना है ये सारा इन्वेस्टिगेशन में आता है, ये पुलिस नहीं करनी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, जुडिशल प्रोसीडिंग्स। जुडिशल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जुडिशल प्रोसीडिंग्स, अब ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर, अब जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, एक क्रिमिनल केस है तो कोर्ट वहाँ पे ऑन ओथ गवाहों से एविडेंस लेती है, तो वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जिनमें लीगली एविडेंस ली जा सकती हो ऑन ओथ, वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी। मैजिस्ट्रेट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, मीन्स अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड्स अ स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14। ये आगे अब जब कोर्ट्स में हम जाएंगे तो वहाँ पे सेक्शन 12 और 14 के सेक्शन 12 और 14 के अंडर जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट भी किसी ख़ास एक्ट से रिलेटेड अपॉइंट किए जा सकते हैं। बट जो मैजिस्ट्रेट है इनमें स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड किए जाएंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब इसको हम जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने कहा था उसी तरह सेम वे सेकंड स्केड्यूल में बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, जिनमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस डायरेक्ट किसी पर्सन को
अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन स्टेट वे स्टार्ट नहीं कर सकती, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इनमें प्रोसीजर ये होता है कि पुलिस एक रिपोर्ट लिख के तो मैटर को फॉरवर्ड कर देती है मैजिस्ट्रेट को, कि फ़र्दर इसमें आगे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही चलती हैं। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमेशा माइनर ऑफेंसेस होते हैं। मोस्टली जिनकी सज़ाएँ कम होती हैं वहाँ पे ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। जिनकी सज़ाएँ 3 साल से कम तक होती हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इनमें पुलिस स्ट्रेट अवे अरेस्ट नहीं कर सकती। ऑफेंस, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफेंस। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन। अब इसमें एक्ट भी इंक्लूड है ऑफेंस में और ओमिशन भी, दोनों ही made punishable by any law for the time being in force. It also includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। सिंपल वर्ड्स में ऑफेंस को याद रख लें कि हम पीपीसी पढ़ रहे हैं, हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, इसमें एक्ट भी किसी ने कोई काम किया है विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, और किसी ने कोई ओमिशन किया है, इलीगल ओमिशन किया है, वो भी इंक्लूड होगा ऑफेंस में। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे के, अगर यहाँ पे बाहर गली पे एक लड़ाई हो जाए शुरू, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए और पुलिस वाले साथ ही खड़े होकर देखना शुरू कर दें। अब उनकी ड्यूटी है कि वो इंटरफेयर करें, उनको रोकें, लेकिन वो साइड पे खड़े होके तो नज़ारा देखना शुरू कर दें, ये उनका इलीगल ओमिशन होगा, ये भी ऑफेंस में इंक्लूड होगा। सेकेंडली, अब सीआरपीसी में ये सेक्शन 20 डाला है, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का, वो भी कहते हैं ऑफेंस ही गिना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अब ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the police station who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the provincial government so directs, any other police officer so present। ये इन्होंने कहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये एसएचओ ही होते हैं, वो हेड होता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हेड जो इंचार्ज है अगर वो प्रेजेंट नहीं है, वो अनएबल है, कुछ सिक है, वो किसी वजह से ड्यूटी पे नहीं आ सकता, तो उससे निचले रैंक का पर्सन, वो लेकिन कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन गिना जाएगा। या किसी भी पर्सन को जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर दे वो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का। प्लेस, अब सीआरपीसी में प्लेस जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब है इंक्लूड्स आल्सो हाउस, बिल्डिंग, टेंट और वेसल। इसमें सिर्फ बिल्डिंग को ही हमने हाउस नहीं गिनना, इसमें टेंट भी है, वो भी एक प्लेस गिनी जाएगी, वेसल जो जहाज़ वगैरह होते हैं बैरी, वो भी, ये सारी चीज़ें प्लेस में आएंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लीडर। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर यूज्ड विद द रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट मींस अ प्लीडर फॉर ए मुख्तार ऑथराइज्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट and includes number 1 an advocate or vakil or and attorney of a high court so authorized, and number 2 any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings। ये प्लीडर वकील वगैरह होते हैं, अटॉर्नी भी होते हैं, ये इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं, ये सारे जो हैं ये प्लीडर ही गिने जाते हैं। पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली by the provincial government to be a police station and includes any local area specified by the provincial government in this behalf। ये पुलिस स्टेशन जो होते हैं, कोई पोस्ट भी होती है, कोई भी प्लेस भी हो सकती है जिसको स्पेशली या जनरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना है कि ये जगह पुलिस स्टेशन है, प्लस उसके साथ उसकी डिफ़ाइन भी, उसका लोकल एरिया भी डिफ़ाइन कर देंगे कि इस पे एरिया में इसकी इस पुलिस स्टेशन का ये लोकल एरिया, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ डिफ़ाइन करती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक सिटी में एक पुलिस स्टेशन सिटी होता है और एक उसी पुलिस स्टेशन सदर होता है, उनके लोकल बाउंड्रीज़, उनका एरिया डिफ़ाइन किया जाता है कि यहाँ तक इस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, इससे बाहर इस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब ये क्या होते हैं? सरकारी वकील।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492। अब 492 में डिफाइन किया गया सारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बताया गया, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और and any person conducting a prosecution on behalf of the state in any high court in the exercise of its original criminal jurisdiction। जो सरकारी वकील होते हैं इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। जो क्रिमिनल, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, सिविल केसेस होते हैं वो दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान होते हैं। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इससे मुझे कब्ज़ा लेके दो। बट जो एक ऑफेंस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट भी एक ऑफेंस होता है। अब उसमें तीन पार्टियां आ जाती हैं, एक एक्यूज होता है, उसके बाद कंप्लेनेंट जिसके अगेंस्ट वो जो विक्टिम होता है जिसके अगेंस्ट कोई गलत काम किया गया होता है, और थर्ड वन इसमें सरकार भी पार्टी होती है। तो सरकार का भी अपना वकील लाजमी होता है। सारी प्रोसिक्यूशन जो कंडक्ट की जाती है क्रिमिनल कोर्ट्स में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से की जाती है। निचली कोर्ट्स में जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे एडीपीपी होते हैं, डीडीपीपी होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स में आप चले जाएं तो डीपीजीज होते हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। अब ये सारे सरकार के बिहाफ पे केस को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। अब ये आगे वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हैं उनके हिसाब से सब डिवीज़न्स उनमें बताया गया है। सब डिवीज़न किसी डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीज़न होती हैं। ये थी डेफिनेशंस सेक्शन 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये बार बार टर्म्स यूज़ होनी है सीआरपीसी को पढ़ते वक्त, तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं पे अगर लिखा आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अगर हमने डेफिनेशन में हमें पता है तो हमें समझ आ जाएगी उस सेक्शन की वहाँ पे। नेक्स्ट एनी हाउ सब सेक्शन 2 इसी का सेक्शन 4 का, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। उन्होंने क्लियर कट कर दिया जो बात मैंने पहले भी की थी कि ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्ट्स ही नहीं इंक्लूड होंगे, उसके साथ साथ इलीगल ओमिशंस भी होंगी। जिसकी मैंने वो एग्जांपल दी थी कि पुलिस वाले खड़े होकर अगर तमाशा देख रहे हो तो वो उनके पार्ट पे इलीगल ओमिशन है। सबसेक्शन 2 का ही पार्ट है वर्ड टू हैव सेम मीनिंग एज पाकिस्तान पीनल कोड, ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयर इन and defined in Pakistan Penal Code and not herein before defined shall be deemed to have the meaning respectively attributed to them by that code। इस यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जो वर्ड्स पीपीसी में भी डिफ़ाइन किए गए हैं वो वर्ड्स जब कोड में यूज़ होंगे तो उनकी मीनिंग हमने वही समझनी है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में बताई गई हैं। देखें कुछ वर्ड्स जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं पीपीसी में, वहाँ पे भी डेफिनेशंस हैं। इसमें कहा गया है कि सीआरपीसी में जब वो वर्ड्स यूज़ होंगे जिनकी डेफिनेशंस पीपीसी में हैं तो वो हमने वही मीनिंग्स उसके लेने हैं जो कि पीपीसी में बताए गए हैं। वो डेफिनेशंस भी यहाँ पे इंक्लूड होंगी क्योंकि यहाँ पे वो उनको पीपीसी की डेफिनेशंस को हर वर्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ सीआरपीसी की ही टर्म्स बताई गई हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 5 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। सब सेक्शन 1 ऑल ऑफेंसेस under the Pakistan Penal Code shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions herein after contained। पहली बात सेक्शन 5 में ये कर दी गई है कि पीपीसी में जितने भी ऑफेंसेस बताए गए हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू ये सीआरपीसी 1898 होगा। उन सारे ऑफेंसेस का जितना भी प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल का, वो सारा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। सब सेक्शन 2 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। अब ये पीपीसी का तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया, बट जो अदर लॉज जो दूसरे स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पे एंटी टेररिज्म एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है, एंटी नारकोटिक्स वाला है वो एक स्पेशल लॉ है, फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है। उनके बारे में सीआरपीसी की एप्लीकेशन के बारे में ये क्या कहता है,
all offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiring into, ट्राइंग और अदरवाइज़ डीलिंग विद सच ऑफेंसेस। देखें, अगर तो इसका मैं क्लियर कट अगर बता दूं कि जो स्पेशल लॉज होते हैं उनमें अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया गया हो उनके ट्रायल का या उनकी इन्वेस्टिगेशन का, तो वो अडॉप्ट होता है, वो इसको ओवर रूल कर जाते हैं CRPC 1898 को। बट अगर उन्होंने किसी स्पेशल लॉ में कोई स्पेशल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल का नहीं बताया गया तो कोड अप्लाई हो जाता है, ये 1898 CRPC अप्लाई होता है। मोस्टली जो स्पेशल लॉज होते हैं उनकी शुरू के चैप्टर, जो प्रिलिमिनरी चैप्टर होता है उसमें बताया जाता है कि इस पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि इस पे हमारा ये स्पेशल लॉ, जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट है, उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि यही वो ओवर रूल कर जाता है CRPC को, वो वही अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो एक्ट कोई क्वाइट है तो CRPC अप्लाई होगा। अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली उस स्पेशल एक्ट में मेंशन कर दिया गया कि CRPC अप्लाई होगी तो CRPC अप्लाई होती है। इसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल होता है अगर मेंशन किया गया हो तो। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।